प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है कोहार्ट अध्ययन के गुण एवं दोष, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोहार्ट स्टडी। जैसा कि हम सभी जानते हैं और अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि कोहार्ट अध्ययन अनुदैर्घ्य अध्ययन का ही एक अभिन्न अंग है, एक प्रकार है। कोहार्ट स्टडी is a kind of longitudinal research. It's a type of longitudinal research and it is an integral part of longitudinal research. कोहार्ट अध्ययन में हम आगामी अध्ययन, हम मार्गी अध्ययन, हम दूरदर्शी अध्ययन और हम एक प्रकार से अग्रवर्ती अध्ययन करते हैं। यानी कि कोहार्ट स्टडी is a kind of forward approaching study. It is a future centered study. It is a prospective study. This we have discussed in our previous video. हम सभी जान चुके हैं कि कोहार्ट अध्ययन में हम एक्सपोज्ड ग्रुप और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप का अध्ययन करते हैं और उसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि संचार दक्षता की क्या भूमिका है रोजगार प्राप्ति में। बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी बुद्धि है, हमारी ज्ञान है, हमारी समायोजन क्षमता है, आयोजन क्षमता है, प्रबंधन क्षमता है। बहुत से चीज़ मिलकर के नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन हमारा अध्ययन था कि संचार दक्षता, संचार कौशल की क्या भूमिका है, उसका क्या योगदान है रोजगार प्राप्ति में। और उसमें हमने आपको एक्सपोज्ड ग्रुप और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप लेकर के अध्ययन करके उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। दोस्तों, कोहार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस रिसर्च में यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल फिजियोलॉजिकल रिसर्च में होता है। जैसे एक और उदाहरण हम लें कि स्मोकिंग की क्या भूमिका है लंग्स कैंसर में। यानी लंग्स कैंसर जो होता है उसमें स्मोकिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है। और इस पर भी हम एक एक्सपोज ग्रुप कि जो लोग स्मोक करते हैं और जो स्मोक नहीं करते हैं उन दोनों का एक ग्रुप बना करके अध्ययन कर सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्मोकर्स एंड ए ग्रुप ऑफ नॉन स्मोकर्स, यानी कि धूम्रपान करने वाले समूह और धूम्रपान जो नहीं करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बहुत से तत्व हैं जो लंग्स कैंसर को अफेक्ट करते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी, इसके अलावा मदिरापान, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो हम इस एक्सपोज्ड ग्रुप और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप से ये पता लगाते हैं कि उनका रिलेटिव फैक्टर अगर 1 से अधिक है तो लंग्स कैंसर में स्मोकिंग की भूमिका है। अगर रिलेटिव फैक्टर 1 के बराबर है, 1 है, तो इट हैज़ नो रोल टू प्ले। और रिलेटिव फैक्टर यदि 1 से कम है तो स्मोकिंग जो है वो लंग्स कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मेडिकल साइंस में इसका काफ़ी धड़ल्ले से प्रयोग होता है। फिजियोलॉजिकल साइंसेस में भी इसका काफ़ी धड़ल्ले से प्रयोग होता है। और हमने आपको पिछली वीडियो में मीडिया से संबंधित, संचार से संबंधित, संचार संप्रेषण से संबंधित भी उदाहरण दे करके इसको समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कोहोर्ट अध्ययन के गुण और दोष क्या हैं। तो इस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सार्थक होने जा रहा है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार के वीडियो को पसंद करने वाले लोगों को आप जानते हैं तो कृपया आप उनके साथ शेयर करें। तो आइए जानते हैं कोहोर्ट अध्ययन के गुण और दोष क्या हैं। इसका सबसे पहला गुण है कि यह बहुआयामी अनावरण पहलुओं के अध्ययन की संभावना को बढ़ाता है। यानी कि इट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर काइंड ऑफ स्टडी।
because there are so many factors that influences a cause, that influences an effect. So इसमें हम बहुत सारे मल्टीपल एक्सपोजर का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम रेयर एक्सपोजर का भी अध्ययन यानी कि बिरले अनावरण पहलुओं का भी अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो तीसरा गुण है कि यह एक प्रकार का इंसाइट डेवलप करता है। इस प्रकार का स्टडी एक इंसाइट, उस विषय से संबंधित इंसाइट और फॉरसाइट डेवलप करता है, क्योंकि यह एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, एक फ्यूचर सेंटर्ड स्टडी है, यह एक फॉरवर्ड अप्रोचिंग स्टडी है, इसलिए एक फॉरसाइट डेवलप करता है। और चूंकि गहन अध्ययन है, लंबे अंतराल तक चलता है, इसलिए इसमें एक इंसाइट भी डेवलप होता है। इस अध्ययन से मल्टीपल आउटकम्स का भी पता लगाया जा सकता है। सो इट्स हेल्पफुल, इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन मल्टीपल आउटकम स्टडीज। यह अध्ययन प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े एवं तृतीयक आंकड़े पर भी किया जा सकता है। जो रिसर्चर है वो खुद भी डाटा कलेक्ट कर सकता है, 5 वर्षों का, 10 वर्षों का, लेकिन कई बार उसके लिए अकेले ये संभव नहीं होता, तो कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी, अगर उसको एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा को कलेक्ट किया है, तो उसके बेसिस पर भी हम एक कोहोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। कोई टर्शियरी डाटा है, उसके बेसिस पर भी कोहोर्ट एनालिसिस किया जा सकता है। दैट मीन्स कि दिस स्टडी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन प्राइमरी डाटा, ऑन सेकेंडरी डाटा और ऑन टर्शियरी डाटा। इसके अलावा इस प्रकार के अध्ययन में परिशुद्धता, यथार्थता की मात्रा अधिक होती है, यानी कि एक्यूरेसी से हाई एक्यूरेसी सेंटर्ड स्टडी। एक्यूरेसी की मात्रा अधिक इसलिए होती है क्योंकि यह अध्ययन एक लंबे अंतराल तक किया जाता है, बार बार किया जाता है, लगातार किया जाता है, चाहे एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या किसी अन्य समूह के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा किया गया हो, लेकिन इसको चूंकि बार बार किया जाता है, इसलिए इसके जो आंकड़े हैं उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा परिशुद्धता, ज़्यादा यथार्थता देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में प्रामाणिकता भी ज़्यादा होती है, यानी कि इट हैज़ मोर ऑथेंटिसिटी। प्रामाणिकता का मतलब, अगर हम इसके बार बार हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और बार बार हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, तो इस कारण से इसमें अधिक प्रामाणिकता होती है। जब हम एक बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, वो काफ़ी प्रामाणिक हो जाता है। और इस अध्ययन में तो हम बार बार हाइपोथेसिस क्रिएट करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो इस कारण से उसकी प्रामाणिकता काफ़ी बढ़ जाती है। उसी प्रकार इस अध्ययन में ऑब्जेक्टिविटी अधिक देखने को मिलता है। यह अध्ययन पक्षपाती नहीं होता, यह अध्ययन निष्पक्ष होता है, यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ होता है। इट्स मोर ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू अदर रिसर्च। सो द ऑब्जेक्टिविटी लेवल इज मच हायर इन कोहोर्ट स्टडी एज कंपेयर टू मेनी अदर रिसर्च मेथड्स और मेनी अदर स्टडीज। इसके अलावा इसमें रिलायबिलिटी लेवल भी काफ़ी अधिक होता है, चूँकि एक लंबे अंतराल तक एक लॉन्ग डिस्कोर्स है, एक लंबा अध्ययन है, एक लॉन्ग टर्म स्टडी है, तो इसमें रिलायबिलिटी फैक्टर भी काफ़ी बढ़ जाता है। चाहे वो किसी भी प्रकार के फिजियोलॉजिकल स्टडी हो, मेडिकल स्टडी हो, साइकोलॉजिकल स्टडी हो, मीडिया रिलेटेड स्टडी हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टडी हो, एनी काइंड ऑफ स्टडी। उसके अलावा इस अध्ययन में कॉज इफेक्ट रिलेशन स्थापित करना, यानी कि कारण परिणाम संबंध को स्थापित करना बहुत ही सरल व सहज हो जाता है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको केस कंट्रोल मेथड की चर्चा की थी। केस कंट्रोल मेथड बैकवर्ड स्टडी है, इट्स ए रिट्रोग्रेटिव स्टडी, इट्स नॉट ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी, इट्स ए रिट्रोग्रेटिव स्टडी। तो उसमें कॉज इफेक्ट के जगह इफेक्ट कॉज रिलेशन स्थापित होता है। लेकिन कोहोर्ट स्टडी एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, एक फ्यूचर सेंटर्ड स्टडी है, यह एक फॉरवर्ड अप्रोचिंग स्टडी है, इसलिए इसमें हम कॉज इफेक्ट रिलेशन को बहुत आसानी से स्थापित करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी के साथ करते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने बताया।
यह शोध बदलती हुई प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। यह शोध उभरती हुई प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक पर जो चेंजेस हो रहा है, तो जो चेंजिंग ट्रेंड है, जो इमर्जिंग ट्रेंड है, उसका बहुत ही बेहतरीन अध्ययन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह शोध, इस प्रकार का शोध बदलती हुई प्रवृत्तियों, उभरती हुई प्रवृत्तियों का बहुत ही बेहतरीन अध्ययन करता है। इस शोध में लचीलापन होता है। लचीलापन इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई बार उत्तरदाता बदल जाते हैं, कई बार उसमें हमारे सैंपल बदल जाते हैं, तो उसकी वो चूँकि सैंपल में स्थानांतरण हो जाता है, उसका माइग्रेशन हो जाता है, उसकी मॉर्टैलिटी होती है, तो वो बदल जाने से यह इसमें हमें लचीलेपन के आधार पर इसका अध्ययन करना पड़ता है। इसका रिसर्च डिज़ाइन थोड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें इस लचीलापन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ करते हैं। उसको डेवलप किया गया है सोशल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो उसको भी हम मीडिया में भी हम चाहें तो उसका प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। हालांकि मास कम्युनिकेशन रिसर्च में अभी कोई ट्रेंड इंडिकेटर डेवलप नहीं किया गया है, तो उस प्रकार से हम इसका जो लचीलापन है उसको काफ़ी सरल और सहज बना सकते हैं। जहाँ तक इसके दोषों का सवाल है, इसके अवगुणों का सवाल है, तो कोहोर्ट स्टडी में उत्तरदाता बदल जाते हैं, प्रतिदर्श बदल जाता है, यानी कि रेस्पोंडेंट्स एंड सैंपल्स चेंजेस बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द रेस्पॉन्ड। क्योंकि एक लंबे अंतराल तक इस पर हम 5 साल 10 साल तक काम करते हैं, तो कई लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, कई लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे स्टेट में। कई बार नस्वरता के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो नस्वरता के कारण, मृत्यु दर के कारण, स्थानांतरण के कारण इसमें उत्तरदाता बदल जाते हैं, इसमें प्रतिदर्श बदल जाता है। इस कारण से इसमें एक प्रकार से जटिलता आ जाती है। इस प्रकार के अध्ययन में एक प्रकार से यह अध्ययन थोड़ा उलझनपूर्ण हो जाता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन सैंपल एंड चेंज इन रेस्पोंडेंट्स, सैंपल्स मोर्टैलिटी, सैंपल्स ट्रांसफर, सैंपल माइग्रेशन। दिस क्रिएट्स ए काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा ये प्रवृत्ति शोध की तरह यह भी चूंकि एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, इसलिए इसमें भी काफ़ी समय की खपत होती है, एक लंबे समय की खपत होती है, चूँकि एक लॉन्ग टर्म रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, और ये 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल तक चलता है। बेशक एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन इट्स ए टाइम टेकिंग रिसर्च, इसलिए इसको हम इसका एक डिमेरिट कहते हैं। दूसरा, ये खर्चीला और महंगा होता है, अगेन बिकॉज इट इज़ ए लॉन्ग टर्म रिसर्च, इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, इट इज़ ए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, सो it consumes more money, it is more money requiring, तो इसमें it's very expensive I can say। उसके अलावा इसमें चूँकि एक लॉन्ग टर्म स्टडी है, इसलिए इसमें ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होती है, और चूँकि यह एक लॉन्ग टर्म स्टडी है, इसलिए इसमें संसाधन की खपत भी ज़्यादा होती है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की जो डिमेरिट्स है वो ये है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टडी बिकॉज ऑफ मॉर्टैलिटी एंड माइग्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ सैंपल एंड रेस्पोंडेंट्स, so it becomes complicated and complex study, it's time taking, it's money taking, it's energy taking, it's resource taking। तो दोस्तों, आज हमने संक्षेप में कोहोर्ट अध्ययन के गुण और दोष को समझने की, पड़ताल करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।